चलें। बेटा आज हमारा जो पेपर है वो है पेपर नंबर 3, A2 लेवल का पेपर नंबर 3 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो है अक्टूबर नवंबर 2023 का। और ये 1 आवर 30 मिनट का पेपर है और इसका वेरिएंट है 31। चल चलें बच्चों, हमारा जो पेपर है दैट इज अक्टूबर नवंबर 2023, वेरिएंट 31। गाइस, ये सवाल है जिसमें 12 बिट फॉर द मैंटिसा दिए हुए एंड 4 बिट फॉर द एक्सपोनेंट दिए हुए हैं। यू हैव टू यूज द टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। और बेटा नॉर्मलाइज फॉर्म लिखनी है +65.23 की। ठीक है बेटा, आपको वर्किंग भी शो करनी है 65.25। चलें, कैसे बनाएंगे भाई फुरकान, जल्दी से बताओ। 65.25 बोलो। 64 और 1। 96 के अंदर अपना 65 आएगा। हम्म। और 25 जो है ना वो एक्सपोनेंट की वैल्यूज में आएगा, शाबाश। तो बाइनरी यानी फॉर्म कि में। 1, 2, 4, 8, 16। अभी मैं यहाँ पे लिखूँ या पहले नॉर्मलाइज भी करना है ना? तो नीचे कर देता हूँ वर्किंग के अंदर। ये हो गया 12 बिट। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। आगे नहीं जा रहा मैं। और यहाँ पर क्या होगा बेटा? 0.5, 0.25, 0.125। एंड आगे जल्दी बोलो। 256। बोलो आगे क्या होता है? 0 पॉइंट। 0.256256। चलें, तो भाई आपको एक्चुअल में +65 एक तरफ बनाना है ना? तो यहाँ पर आपको +65 बनाना है गाइस। आपने कहा 64 एंड 1, बाकी सब क्या हो गया? 0। और यहाँ पर गाइस आपको बनाना है +25, तो आपने बना दिया पॉइंट के बाद आपको 25 बनाना है। तो आपने 0.25 बनाया, बाकी सब क्या हो गया? 0। ठीक है गाइस, ये जो तुम्हारा आंसर आया है क्या ये नॉर्मलाइज है? बोलो हाँ या ना। बच्चे, ये जो आंसर है ये नॉर्मलाइज फॉर्म में है या नहीं है अभी तक? नो। नो। यानी यू हैव टू अभी राइट तो इट इनटू द नॉर्मलाइज फॉर्म। नॉर्मलाइज फॉर्म बेटा प्लस पॉजिटिव नंबर का नॉर्मलाइज फॉर्म स्टार्ट होता है 0.1 से ना। पता है ना ये बात? चलो, तो बेटा मैं कहाँ पे मूव करूं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बेटा यही है। 7 डेसिमल प्लेसेस टू द लेफ्ट मूव करेगा। हाँ। जी यस। सर। चलें, तो आगे क्या होना चाहिए बताइएगा। 11 बिट का मैं आपका एक्सपोनेंट बना वो मैंटिसा बनाता हूँ। चलें, अब जब तुम नॉर्मलाइज फॉर्म यहाँ लिख रहे हो, मैं एन लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें पता हो नॉर्मलाइज फॉर्म। तो आप क्या करोगे? आप यहां से शुरू करोगे 0, यानी कि ये नंबर यहां से आएंगे। ठीक है, 0, 1, 0, 0, 0,
5, फिर 1। फिर बेटा पॉइंट एज इट इज, मतलब पॉइंट तो यहाँ पे मूव हो चुका है ना, रहेगा 0, 1, 0, 0। ठीक है बच्चों, ये 0, 1, 0, 0 कौन से वाले हैं? ये वाली चीज है ये। सही है। जी सर। ये गलत हो गया क्या? एक मिनट। देखो ये वाला जो 0 है, ये 0 यहाँ पर आ गया, ये 1 यहाँ पर आ गया, ये 0 यहाँ पर, ये वाला 0 यहाँ पे, ये वाला 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये 0, 1, 0 भी यहाँ पर ही आएगा। ठीक है बच्चों, देख सर रहे हो एक आप लोग? हाँ बोलो। तो ये बताएगा, ये जीरो के बाद फर्स्ट पर जो आप पॉइंट लाए वो किस तरह लाए? ये जो लेके आऊँ यहाँ पे बेटा, नहीं नहीं, नीचे वाले में, नीचे रेड से जो पॉइंट आपने बनाया, जी जी ये वाला। फुरकान तुम्हें नॉर्मलाइज का मतलब ही नहीं समझ आया। मैं एक मिनट तुम्हें बताता हूँ। फुरकान, अगर आपके पास ये बेटा आंसर लिखा हुआ है, मुझे बताओ ये जो भी तुम्हारे पास आंसर आया है, ये नॉर्मलाइज है या नॉर्मलाइज नहीं है? नहीं, ये तो नॉर्मलाइज नहीं है। तो फिर आप इस पॉइंट को शिफ्ट कराओगे कहाँ पे? जहां से तुम्हारा पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होगा 0.1 से। ठीक है, अब तुमने इस पॉइंट को यहाँ पे मूव करा, सही ये है। 0.1 हुआ, लेकिन ये सब लॉस्ट हो जाएंगे तो ये गलत होगा। तुम फिर आगे मूव करोगे, ये जीरो जी पॉइंट जीरो है, 0.0, 0.0, 0. ये क्या हो गया? 1.0। फिर यहाँ पे क्या होगा? 0.1। अब 0.1 के लेफ्ट साइड पे 0 है, तो इनको इग्नोर कर दो ना। तो एग्जैक्टली exactly तुम्हें लेफ्ट साइड पे 0.1 यही मिल रहा है ना, क्योंकि ऑल द पॉजिटिव नंबर जो नॉर्मलाइज होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0.1 से। याद आ गया? जी जी सर, सही है, याद आ ये गया। और लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए 0.1। अगर तुम यहाँ पे करते तो ये लेफ्ट मोस्ट नहीं होता। चले। सही है बच्चों, समझ आ गया सबको? अब ये वाला जो 0 है वो यहाँ आया है, ये वाला 0 जो है वो यहाँ आया। ये जो मैंने बनाया, सही। और बाकी नंबर यहाँ पर आ गए। बच्चों मुझे बताओ, आपने आ, महत आप बताओगे बेटा, आपने पॉइंट को लेफ्ट पे कितना मूव कराया है? मतलब काउंटिंग करिएगा। सर 1, 7 2, दिखाई है। 3, 4, 5, 6 और 7। तो आपको यहाँ पर ना 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8 में आपको 7 बनाना है। जितने पॉइंट शिफ्ट कराओगे बस वो बनाना है। तो 4, और 2 2 और और 1। 1, और यहाँ पर आ गया 0। सही। फुरकान, जितनी पॉइंट्स को शिफ्ट कराओगे उतना जी एक्सपोनेंट में बना लोगे। आपने 7 दफा या 7 टाइम्स शिफ्ट करवाया, तो आपने यहाँ पे 7 बना लिया, दैट्स इट। ठीक है ओके बच्चों, सर। क्या ये नॉर्मलाइज फॉर्म हुई या नहीं हुई? जल्दी बताओ। हो हो गई गई है सर। सर। क्या क्यों हो गई? क्योंकि ऑल द पॉजिटिव नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0.1। सही है। अब आप अपने इस आंसर को उठाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, वरना एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा आपको। ठीक है। सर जैसे ये क्वेश्चन में इसने पॉजिटिव बोले, अब अगर नेगेटिव बोलेगा तो फिर हम ये वन पीछे पॉइंट बैकवर्ड चलेंगे? बैकवर्ड ही जाएंगे, और लेकिन 1.0 से स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगर वो नेगेटिव कहता तो ये पॉइंट यहाँ पे जाता। नेगेटिव नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1.0, लेफ्ट मोस्ट 1.0। सही है गॉट सर। इट? तो तू क्या तैयारी कर रहा है भाई, जब तुझे याद ही नहीं आ रहा 1.0 और 0.1 क्या था? सर बाकी तो सब सही है, बस इसी में मसला आ रहा था। बच्चों मैं आंसर सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ, हाँ? चलिए, तो भाई ये हमारा यहाँ पर हो गया। चलिए,
तो बच्चों वो आपसे कह रहा है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, पार्ट बी के अंदर कह रहा है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम दैट विल अकर इन द स्टोरिंग द नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग बाइनरी नंबर ऑफ 65.20। अहमद क्या प्रॉब्लम होगी भाई? 65.20 को अगर कह रहा है आपको नॉर्मलाइज फॉर्म में रिस्टोर करना है, स्टोरिंग इनटू द नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट, तो एक प्रॉब्लम आएगी। वो कह रहा है क्या प्रॉब्लम आ सकती है? गाइस जल्दी बताएं। यहाँ पे 0.20 बनाने हैं। कह रहा है पॉइंट जी टू जी जीरो बच्चों, 0.20 कैसे बनेगा? बताइए। नहीं समझ आया सवाल? अभी समझाया था भाई। वही सवाल है, सर कहता पॉइंट है में तो बन सिक्सटी नहीं फाइव सकता। आपने ऐसे बनाया था ना, 65 आपने ऐसे बनाया था, अब आप पॉइंट के बाद 20 बनाए। गाइस 20 को बना के दिखाओ कैसे बनेगा। बन सकता है या बन ही नहीं सकता? एग्जैक्टली रिप्रेजेंट हो सकता है या हो नहीं 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 सकता? बन नहीं नहीं नहीं। नहीं सर, ये तो मसला आएगा इसमें। यही मसला है ना, बस यही बात है। आप बोलोगे द डेसिमल फ्रैक्शन 0.20 कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द एक्सपोनेंट पार्ट। क्या बोलोगे? द डेसिमल फ्रैक्शन 0.20 कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंट। तो आपको ना क्लोजेस्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इस वजह से देयर विल बी अ लॉस ऑफ प्रिसिशन, या यू हैव टू राउंड ऑफ द नंबर ना। सही है ना बच्चों? समझ आएगी सबको? जी सर। तो क्या बोलेंगे हम? पॉइंट नंबर वन, द डेसिमल लॉस फ्रैक्शन। ऑफ। हाँ, द डेसिमल फ्रैक्शन 0.20 कैन सर नॉट इसका बी ये रिप्रेजेंट। नहीं है द बिट्स विल बिकम स्क्यूड। हाँ, कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंट। कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड। तो आपको ना क्लोजेस्ट पे जाना पड़ेगा। और बच्चों जब याद रखिएगा, दो चीजें याद रखिएगा। जब भी आप एक्सपोनेंट की वैल्यू को क्लोजेस्ट करते हो या छेड़ाखानी, जब भी तुम एक्सपोनेंट को करोगे तो प्रिसिशन को करोगे। ठीक है। ये प्रिसिशन पे जाता है, प्रिसिशन, लॉस ऑफ प्रिसिशन। सो देयर विल बी लॉस ऑफ प्रिसिशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन सबको समझ आ गया? आगे बढ़ जाऊं? जी जी सर, सर। आ गया। क्वेश्चन नंबर टू। गाइस ये कुछ प्रोटोकॉल है, ये तो आपने पढ़े में बेटा। एच टी टी पी प्रोटोकॉल, बिट टॉरेंट, एस एम टी पी, आई मैप, जल्दी से बताइएगा। BitTorrent peer-to-peer connection, चलिए, peer-to-peer sharing. नंबरिंग करके बताता हूँ। एच टी टी पी का क्या होगा? सी लग Two रहा है way. मुझे तो। डेटा सेंड और रिसीव होगा, हाइपरटेक्स्ट। है ना? हाँ बेटा, जी बिट जी, टॉरेंट के बारे में पीर टू पीर Two way. कनेक्शन होता है। हाँ ठीक है, फाइल शेयरिंग होता है। ये हो गया बिट। और देखिए एस एम टी Three पी three और आई five मैप दोनों three E ईमेल के प्रोटोकॉल हैं। दोनों ईमेल प्रोटोकॉल हैं। 3E. ठीक है। सर थ्री वाला ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि ईमेल सेंड हो रहा है टुवर्ड्स इंटेंडेड। ठीक है। 3 ई होगा। आई मैप क्या होगा? आई मैप
एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर सर्वर को आई जो भी आईपी। डेटा जाता है, हाँ ठीक है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर को आईएमएफ ट्रांसमिट, भेज रहा होता ये रहो बी वाले। है, और डी किसी का नहीं होगा। ठीक है बच्चों, वो आपसे कह रहा है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के अंदर, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के अंदर लिंक लिस्ट, या लिंक लिस्ट कह रहा हूँ, लिंक लेयर का क्या काम होता है। आप बोलोगे यार ये नेटवर्क प्रोटोकॉल को देख रहा होता है, या ये इंश्योर करता है कि भाई नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, फिजिकल मीडियम क्या है, सबसे सेकंड लास्ट है ना ये, डेटा लिंक की बात हो रही है ना। इसमें फ्रेम कौन कौन से जाते हैं, पैकेट कौन कौन से जाते हैं, मैपिंग आईपी कैसे होती है। ठीक है, तो बच्चों आपके पास जो प्रोटोकॉल होता है टीसीपी आईपी के अंदर, उसमें जो सेकंड लास्ट लेयर होती है वो होती है लिंक लेयर। ठीक है, लिंक लेयर के अंदर सारी आईपी वाली चीजें जाएंगी, यानी कि कौन सा डेटा कहाँ पे जा रहा है, रिस्पॉन्सिबल उस पैकेट की बात कर रहे हैं, और फॉर्मेट की बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी दो पॉइंट लिख लें। कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, इंश्योर करेक्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल। और कौन सा पैकेट है, कहाँ पे जा रहा है, फॉर्मेट क्या है, आईपी क्या है, सब आ सकता है इसमें। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा इनटू करेक्ट फॉर्मेट विद नेटवर्क सेगमेंट। चल बच्चों, आपके पास अगला पार्ट है, वो है व्हाट इज meant बाय इनुमरेटेड एंड पॉइंटेड डेटा टाइप। बच्चों डेटा की टाइप आपको पढ़ाई थी हमने, याद होगा, इनुमरेटेड और पॉइंटेड डेटा टाइप के दरमियान क्या डिफरेंस है, और इनके दरमियान आपको पूरा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट तो नहीं, बस उसकी एग्जांपल बता। चलो भाई सहवान, आप बताओगे इनुमरेटेड क्या होता है बेटा। पॉइंटर तो आपको पता है, वो मेमोरी लोकेशन को बताता है ना। सही है, नॉन कंपोजिट है बच्चों, ये दोनों नॉन कंपोजिट डेटा टाइप है। ठीक है, इनुमरेटेड एक्चुअल में ऑल पॉसिबल वैल्यूज को बताता है। सही है, इनुमरेटेड डेटा टाइप एक्चुअल में ऑल यस। पॉसिबल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, और पॉइंटर डेटा टाइप रिप्रेजेंट करेगा किसको बेटा, मेमोरी लोकेशन को। ठीक है, सहबान जल्दी से बताओ इनुमरेटेड डेटा टाइप क्या होती है बेटा। लिस्ट ऑफ, List of possible values in a data type. शाबाश। और पॉइंटर क्या रेफर करेगा, Memory location of the data type. शाबाश। दोनों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में, हाँ।
चलो। और ये एक्चुअल में दोनों नॉन कंपोजिट होते हैं। तो रिवाइज कर लेना, एक कंपोजिट होता है और एक नॉन कंपोजिट होता है। ये नॉन कंपोजिट हैं दोनों। इट इज stored lists of all possible values, और pointer data type store the memory addresses only। ठीक होगी। चलो। तो भाई हमने 3 सवाल कर लिए हैं अक्टूबर नवंबर 2023 के। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं बेटा। वी हैव टू टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है सीक्वेंशियल और एक होता है रैंडम मेथड। ठीक है। मैं यहीं पे रुक रहा हूँ गाइस, जल्दी से बताएं सीक्वेंशियल में क्या होता है और रैंडम में क्या होता है। सिक्वेंशियल में ना वो एक सीक्वेंस के ऊपर लेकर चलता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। और रैंडम शाबाश। में ना रैंडमली होता है, जैसे 2 हो जाता है तो उसके बाद 5 हो जाता है, फिर 3 आ जाता है बीच में। सही। तो सीक्वेंशियल के अंदर जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्डर में होगी या ऑर्डर में नहीं होगी? Without order, विदाउट just ऑर्डर। putting one file after another. हाँ ये बात, ये अच्छी बात, सीक्वेंस है ना। भाई सीक्वेंस में डेटा विदाउट ऑर्डर होगा, जस्ट पुटिंग वन आफ्टर अनदर, और एक के बाद दूसरा, वो जिस सीक्वेंस के अंदर भी आ जाए। ठीक है। और रैंडम में क्या होगा? रैंडमली अरेंज्ड होगा। शाबाश, रैंडमली अरेंज होगा। बच्चों सीक्वेंशियल के अंदर जो आपके पास डेटा आएगा वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा। बोलो। जी सर। क्यों? क्योंकि वो एक के बाद दूसरा आ रहा है। ठीक है ना। जी सर। और इसमें क्या होगा, इसमें कोई ऑर्डर में नहीं होगा, ये हैश वैल्यू से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। तो हम बोलेंगे रिकॉर्ड्स आर इन ऑर्डर। A new version of the file has to be created to update the file। चले। रैंडम के अंदर क्या होता है बच्चों, मुझे बताओ, रैंडम पोजीशन कौन कैलकुलेट करता है?
मतलब इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होता डेटा, लेकिन वो जो रैंडम पोजीशन है वो कौन कैलकुलेट करता है? सर हैशिंग एल्गोरिथम। हैशिंग एल्गोरिथम, शाबाश। रिकॉर्ड्स आर स्टोर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। बच्चों नहीं, पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर तो आपके पास सीक्वेंशियल नहीं में जाता है ना। रैंडम में जी, पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होगा। रिकॉर्ड्स आर स्टोर वन आफ्टर अनदर। नहीं ना, रैंडम में वन आफ्टर अनदर क्यों कह रहे हो? आप सर बोलोगे भाई मतलब ऑर्डर डायरेक्टली हो नहीं होगा। जाता है, कुछ हाँ, सीक्वेंस नहीं होता। आप इस लाइन को बोलोगे कि कोई ऑर्डर नहीं होगा। रिकॉर्ड्स आर स्टोर इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। तभी तो रैंडम है, विद इन अ फाइल। हैश वैल्यू, हैशिंग एल्गोरिथम इस्तेमाल होगा इसमें। बच्चों अपडेट्स टू द फाइल टू बी कैरिड आउट डायरेक्टली। ठीक हो गया, चलिए। बच्चों वो कह रहे हैं आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ, यू हैव टू राइट द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस फॉर सीरियल फाइल। सही है, सीक्वेंशियल एक्सेस, एक्सेस की बात कर रहे हैं वो। बच्चों जब आप सीक्वेंशियल एक्सेस करोगे फॉर द सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर सीरियल और सीक्वेंशियल फाइल, ठीक है। बच्चों सीक्वेंशियल एक्सेस फॉर सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन और सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, चलो प्रोसेस क्या होगा? linear search, check through every um, हाँ, आप ये कह सकते हो, बिल्कुल सही है, लीनियर सर्च होगा। आप बोलोगे सर सीक्वेंशियल एक्सेस करना है, तो आप पहले रिकॉर्ड से लेकर लास्ट रिकॉर्ड तक वन बाय वन लीनियरली जाके सर्च कराओगे। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलता तो हम बोलेंगे भाई नहीं मिल रहा रिकॉर्ड, यही होगा ना भाई। until द डिजायर okay, रिकॉर्ड इज फाउंड। yes. स्टार्ट जी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट ऑफ द फाइल, है ना भाई, जिसको तुमने लीनियर सर्च कह दिया। स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फाइल, चेक द रिकॉर्ड लीनियरली। until the desired record is found। सही है, चल। तो गाइस आपके पास दो तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं, एक होता है SISD और एक होता है MIMD। बच्चों पहले बताओ, SISD और MIMD कंप्यूटर आर्किटेक्चर में होता क्या था? नंबर ऑफ प्रोसेसर की बात होती थी, याद आ रहा है कुछ? हाँ, चलो SISD और MIMD, जल्दी बताओ। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, है ना? सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, याद आ रहा है? Yes. चलो बच्चों, सिंगल सोर्स से सिंगल डेटा कराया जाएगा जिसमें वन प्रोसेसर होगा और सारी चीजें सीक्वेंशियली चलेंगी। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा में सारी चीजें सीक्वेंशियली चलती है। सिंगल इंस्ट्रक्शन होगा सिंगल डेटा पे, यानी कि वन प्रोसेसर पे जाएगा। बच्चों मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा, यानी कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन रन होंगे सेम टाइम पे और मल्टीपल प्रोसेसर पे सेम टाइम पे रन हो रहा होगा। बेटा बताओ, एक प्रोसेसर किस में होगा? सिंगल प्रोसेसर किस में होगा? SISD। SSID मल्टीपल SISD प्रोसेसर किस में होगा बेटा? MIMD। MIMD।
सही है। जी सर। वो MIMD मल्टीटास्किंग होगा और SISD सिंगल टास्क। यस। पहले तो एब्रीविएशन लिखो SISD का। बोलो क्या होता है सिंगल। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रिंग। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। ये एक्चुअल में एक आर्किटेक्चर है ना कंप्यूटर का। और इसका है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। अच्छा। कंटेन्स वन प्रोसेसर। प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट और एमयू होगा। दैट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली। चलो। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन के अंदर मैं लिखूंगा कि भाई यहाँ पर आपके पास ज्यादा प्रोसेसर होते हैं। जी कंटेन मैनी प्रोसेसर। सर, हम इसमें ये लिख सकते हैं MIMD ने क्या कंटेन मल्टीपल कोर्स तो प्रोसेसिंग फास्ट कर देता है। हाँ कह सकते। और ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग है वो अलग अलग जगहों पे यानी कि इंडिपेंडेंटली चल रही होती है। प्रोसेसर ए यानी कि सेम टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। इंडिपेंडेंट। बच्चों इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है। सेम टाइम पे काम करे ना। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी हो गया बच्चों हमारा। चलो। सर आगे चलें।
चलें आगे। चलें भाई। बच्चों ये एक सवाल है आपके पास, ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। चल भाई, ये आपको खुद सॉल्व करना है, ये मैं नहीं करूंगा। ठीक है। अभी मैं ये पेपर आपको भेजूंगा, इसको आप लोग सॉल्व करके फिर इसका आंसर निकालिएगा। आइए बेटा, ये मैं करवा देता हूँ आप। ठीक है, यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, आइए। अच्छा भाई, यहाँ बूलियन अलजेब्रा के अंदर आपको ना कुछ चीजें जो हैं वो याद करनी होती हैं, कुछ रूल्स को आपको याद करना होगा। और आपको जो है वो रूल्स को जरा दिखाता हूँ मैं, रूल्स से वो मैं आपको चीजों को रिवाइज करवाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से कोई कॉमन लेके बताओ बच्चों, मुझे बताओ कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से। चेक करें। ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए नहीं, ये तो नहीं आ रहा, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है। अगर मैं कहूँ ए यहाँ से। हाँ, कॉम्प्लीमेंट डी है बस। क्या कह रहे हो? ए आ रहा है कॉमन। और अगर डी मैं भी आ चारों रहा में से बात करूँ, चारों में से क्या कॉमन आ रहा है? फोर, सबके चारों में से ए है। ए और डी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ए और डी कॉम्प्लीमेंट, तो चारों में से कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि फोर एक्सप्रेशन में से कॉमन लेता हूँ, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट। ले लिया। चलिए, अब आप बताओगे यहाँ पर जब ए और डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया है तो आंसर आएगा बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट एक्सप्रेशन में। ठीक है, सेकंड एक्सप्रेशन में से क्या आएगा? मैं सही से करके लिखता हूँ ताकि समझ आ जाए तुमको। बच्चों का तुमने यहाँ पर वाई इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया, तो पहली एक्सप्रेशन में क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। दूसरी एक्सप्रेशन में क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। तीसरी एक्सप्रेशन में से क्या आएगा बेटा? बोलो। बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, मैं डॉट लिख ही नहीं रहा। और जी इसमें आएगा बी और सी। ठीक है, बी। जी जी। चाहिए बच्चों? आप सुनो। जी सर। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो जो ब्रैकेट में लिखा है इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। सर इसमें से बी सी दोनों ही कॉमन। शाबाश। तो हम लिखते हैं y इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट ओपन। क्या बेटा? बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है सब में? हाँ, नहीं, जी नहीं नहीं। सब में नहीं है। नहीं सब सर में नहीं सब आ में रहा, नहीं तो आता। अब आप बोलोगे सर दो दो में से कॉमन आ रहे हैं ना, इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है? नहीं, इन दो में डी से नहीं आ रहा। कॉम्प्लीमेंट कॉमन आता है। तो ऑर्डर सही कर लेते हैं, मुझे समझ आ गई, हम्म। ऑर्डर सही कर लूँ ना।
नहीं, सही है ना, इन दो में से बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है कॉमन। कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और दूसरे वाले में से बी ले लें कॉमन। बी ले लिया कॉमन यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से बी कॉमन आ रहा है और यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब बी और सुन तो, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट आ गया तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या आएगा फिर इसका, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस टी, है ना। और यहाँ से आंसर क्या आएगा बेटा, जल्दी बताओ, बी जब कॉमन बी लिया तो सी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। सी। सही है। अब इसमें सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉमन है। हाँ। क्या हो गया। सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी दोनों में कॉमन आ रहा है ना। हम्म। और बच्चों अब आपको रूल बता दूं कि जब भी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी होता है, ये रूल लिखता हूँ, लाइक सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी जब भी होता है तो तुम्हारा इसका मतलब होता है कि इसको तुम लिखोगे वन, ये वन। रूल होता है। सही है। तो सही है? मतलब बी कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा तो और जहां फिर जहां बी ये आएगा वहां कॉम्प्लीमेंट। पे वन आ जाएगा। ठीक है। सही है सर। मतलब जरूरी नहीं है सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी हो, यानी कोई भी इनपुट हाँ, और कोई भी उसका आ सकता है, अपोजिट। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए अगर होगा तो भी आंसर वन आएगा। ठीक है। तो यहाँ सही है पे सर। बी कॉम्प्लीमेंट आया, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह यहाँ पे आंसर आ गया वन प्लस बी, फिर यहाँ पर आंसर आ गया वन। ठीक हो गया। चलो, अब बच्चों, जब बी कॉम्प्लीमेंट वन से मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। जब बी वन से मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आएगा, बी, है ना। तो भाई यस सर। यहाँ पर आंसर लिखता हूँ वाई इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आंसर आएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है सहबान, बेटा बताओ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ आंसर आ गया बी वन कॉम्प्लीमेंट। अब मेरा आपसे सवाल है फुरकान और सहबान और अहमद, बेटा जब बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी होगा आंसर क्या आएगा, वन वन। वन। तो यानी कि इस पूरे का आंसर आने वाला है वन। सही है। और जब ए कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट वन से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट। जी सर। ये आंसर है तुम्हारा। सही है। जी सर सही है। चल, चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे वो आपसे कह रहा है कि यूजर इंटरफेस का फायदा बताओ। तो बच्चों वाला सवाल है, वो लेवल वाला। क्या फायदा होता है भाई अहमद, अहमद फायदा क्या होता है बेटा, शहबान, अहमद, फुरकान। यूजर इंटरफेस एक्चुअल में इंसान को और कंप्यूटर को आपस में इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ना। जी सर। ठीक है ना, और जो भी कॉम्प्लेक्स कमांड होती है वो सबको एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसका फायदा ये होगा कि भाई द यूजर इंटरफेस हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंप्यूटर, या आप बोलोगे इट प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट एक्सेस फॉर द यूजर विद डिफरेंट नीड्स।
बच्चों एग्जाम्पल में क्या बोले हम? जैसे ये बच्चों, ये देखो, ये भी तो यूजर इंटरफेस है ना, जो मैंने आईपैड पे आपको दिखाया है। इसमें आइकन्स होते हैं, आइकन्स पे आप लोग टैप करते हो, आइकन्स पे आप मतलब चीजों को नेविगेट करते हो। ये कह सकते हो आप। तो आपने कहा क्लिकिंग ऑन आइकन रेदर देन राइटिंग द कमांड। यूजर इंटरफेस की बात हो रही है ना। क्लिकिंग एन आइकन रेदर देन टाइपिंग अ कमांड। टाइपिंग और राइटिंग अ कमांड। ठीक हो गया। चलो। बच्चों आपको याद होगा कि आपके पास कुछ स्टेट होती थी। कौन कौन सी स्टेट होती थी? रेडी, रनिंग, ब्लॉक। याद आ रहा है? रेडी, यस। रनिंग, ब्लॉक। तो बच्चों वो यहाँ पर आपसे कह रहा है टू टाइप ऑफ प्रोसेस स्टेट दैट आर इन द रनिंग स्टेट एंड द रेडी स्टेट। बच्चों बताओ, रेडी और रनिंग के दरमियान वो कौन सी प्रोसेस स्टेट ब्लॉक्ड। होता है? कौन सा होता है बेटा? ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड। ब्लॉक। कहते हैं आउटलाइन द कंडीशन अंडर अ प्रोसेस कुड चेंज फ्रॉम रेडी स्टेट टू द, सॉरी, रनिंग से रेडी में लेके आएगा। बच्चों रनिंग से रेडी में कौन लेके आता है? जल्दी बताओ। वो क्या होता है जब आप? इंटरप्ट। इंटरप्ट होता है जब चीजें एक्सपायर हो जाती हैं, जब आप ये कह सकते हो, हाँ इंटरप्ट कह सकते हो, ठीक है। इंटरप्ट इंटरप्ट हैंडलर होता है ना। हाँ आप ये कह सकते हो कि भाई जब कोई काम हो रहा था, इधर देखो, इसको आसान करते हैं। प्रोसेस जो है ना सर वो ये रनिंग स्टेट में था, रनिंग से वापस रेडी में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उससे हायर प्रायोरिटी वाला कोई ना कोई काम आ गया होगा ना। सही है बच्चों। रेडी से रनिंग में नहीं आया, कह रहे चेंजेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। गाइस इसका मतलब क्या है? रनिंग रनिंग था फिर रेडी में आ गया। मतलब क्या हुआ? कि वो उसको दोबारा फिर रोक दिया या प्रोसेस हम्म। करने के लिए तैयार कर दिया? रोक दिया ना। रोक दिया सर, प्रोसेस हो रहा था उसको रोक दिया। सही, क्यों रोक दिया भाई साहबान? इंटरप्ट किया तो इंटरप्ट कंप्यूटर। जैसे, या हायर प्रायोरिटी वाली कोई एग्जीक्यूशन आई है। ओके। हम्म। तो मैं लिखता हूँ व्हेन द टाइम स्लाइस ऑफ द रनिंग प्रोसेस एक्सपायर। एंड देयर इज अ प्रोसेस विद द हायर प्रायोरिटी कम, यानी कि इंटरप्ट। एंड देयर इज अ प्रोसेस विद अ हायर प्रायोरिटी इन रेडी स्टेट। सो द रनिंग प्रोसेस इज preempted। चल, चले भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं अब हम लोग। ये अच्छा सवाल है, सुडो कोड का सवाल है बेटा, जरा इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो भाई इस सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ो। कहता है अ सूडो कोड एल्गोरिदम फाइंड अ कस्टमर अकाउंट रिकॉर्ड इन द रैंडम फाइल एंड आउटपुट। चलो भाई रैंडम फाइल की बात हो रही है, जब रैंडम फाइल की बात होगी तो हैश एल्गोरिदम आएगा एंड आउटपुट।
The record are stored using the user defined data type। और डेटा की टाइप का नाम क्या है बेटा? टी अकाउंट। गाइस ये टी अकाउंट बनाओ, टाइप और एंड टाइप। ठीक है ना? तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अकाउंट नंबर इंटीजर, लास्ट नंबर स्ट्रिंग, फर्स्ट नंबर ये और ये सब आ रहा है गाइस। ये आपके पास रिकॉर्ड डेटा टाइप बनी हुई। ठीक है, रिकॉर्ड। ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के। कंप्लीट द फाइल हैंडलिंग सूडो कोड, कहता है ये सूडो कोड है, उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। द फंक्शन हैश टेक्स अ कस्टमर नेम एज अ पैरामीटर। ठीक है। कैलकुलेट एंड रिटर्न अ हैश वैल्यू। ओके, गॉट इट। चलो, कहता है डिक्लेयर कर दिया आपने, यू हैव टू डिक्लेयर कस्टमर लोकेशन एंड अकाउंट फाइल। कहता है किस में मैं वैल्यू असाइन करूं, अकाउंट रिकॉर्ड डॉट डेट। ठीक है, एंड डैश। ठीक है, ओपन फाइल लग रहा है मुझे तो यहाँ पे। हाँ भाई। सर चल, ये मेरे ख्याल से पहले ओपन फाइल और फाइल का नाम आएगा। नहीं यहाँ वो पर तो ओपन फाइल नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो किसी में किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना। तो कौन से हम्म वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहा है? ए में। फिर बी की बात करेंगे, फिर सी की बात करेंगे। तो सही है। अकाउंट फाइल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं जी? अकाउंट फाइल की बात कर रहे हैं। अकाउंट फाइल के अच्छा। अंदर ये आप डेटा डाल रहे हैं ना। ठीक जी है। जी, अकाउंट रिकॉर्ड डालना है ना। हाँ, ए में क्या आएगा? अकाउंट फाइल। बी में आएगा ओपन फाइल। सी में क्या आएगा? मेथड रैंडम। है ना भाई? सर मोड जी सर। मोड लिखते हैं सी के अंदर। किसमें बेटा? सी में नहीं, सी में बेटा आपके पास रीड राइट वाला होगा ना, तो हम लिखेंगे फॉर रैंडम, क्योंकि रैंडम फाइल है ना। जी जी सर, वही मोड मोड की बात कर रहे ठीक है। चलो, ए में क्या आएगा बच्चों? जल्दी बताओ। हैं अकाउंट फाइल। ए में आएगा अकाउंट फाइल नाम का जो वेरिएबल है वो। तो हुआ क्या? ये जो डेटा है आपका, ये डेटा किस में आ गया? अकाउंट फाइल। ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखते ही समझ आ गया था कि आप इसी अकाउंट फाइल को अब आप ओपन करोगे और रैंडम मेथड से करोगे। ओपन फाइल, ये वाला फाइल है। ठीक हो गया भाई? आगे आएगा फॉर, ना राइट होगा ना रीड सर होगा। क्वेश्चन फॉर, है। सॉरी। सर इसको रैंडम में क्यों ओपन करेंगे? इसलिए बेटा देखो, एरो देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। ओके हो गया सर, ठीक है। सही है। चलिए, आगे आ जाते हैं बेटा। सूडो कोड को आपको दिखाएंगे, आपको ये फंक्शन बनाने जा रहा हूँ ना गाइस। कहता है आउटपुट करें प्लीज इंटर एन अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर को आपने इनपुट ले लिया कस्टमर डॉट अकाउंट नंबर के अंदर। ठीक है। कस्टमर डॉट अकाउंट नंबर के अंदर आपने इनपुट ले लिया। बच्चों, अब आपने लोकेशन के अंदर स्टोर करवाना है हैश, और यहाँ पे दलावाई के। अब हैश के अंदर गाइस क्या आना चाहिए? कस्टमर का क्या? एक मिनट रुकिएगा। बच्चों, आपको हिंट कहाँ से लेना है? आपको हिंट लेना है यहाँ से। कस्टमर डॉट अकाउंट नंबर है। जी ठीक है। जी। तो यहाँ पर कस्टमर डॉट क्या आएगा? किसका हैश निकालना है? सोचो सोचो। आपने सर जो अकाउंट जो नंबर। इनपुट लिया है भाई, उसी का अकाउंट हैश निकलेगा नंबर ना। जी जी, तो इनपुट अकाउंट क्या नंबर लिया चाहिए। है? कस्टमर। कस्टमर अकाउंट नंबर। उसी का तुमने हैश निकाला और किसके अंदर स्टोर करवा दिया? लोकेशन के अंदर। ठीक है। नाउ सीक करना है आपको। लोकेशन तो आपके पास आ गई। यहाँ पे क्या लगता है क्या आएगा? बोले बोले। देखो, तीन चीजें आ सकती हैं, या तो कस्टमर, या तो लोकेशन, या तो अकाउंट फाइल। अकाउंट फाइल का काम तो है नहीं। ठीक है, तो बताओ क्या सर आने वाला है? कस्टमर की लोकेशन आएगी, कस्टमर आएगा ना। कस्टमर की लोकेशन तो यहाँ आ गई ना। लोकेशन हम्म अकाउंट फाइल ही आएगी मुझे लगता है। बच्चों, सीख करेंगे अकाउंट फाइल की लोकेशन ना। सही है। उसके बाद ये देखते तो समझ आ गया कि ये सेम एज इट इज हो रहा है।
ऊपर जी वाले जी। पार्ट के अंदर ओपन फाइल हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। क्लोज तो क्लोज ये फाइल हुआ हुआ है होगी। ना फुरकान, क्लोज तो ये हुआ हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? आपको डेटा निकालना है ना, डेटा निकालने के जी लिए आप यूज करते हो गेट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड निकालेंगे ना, तो हम यूज करेंगे जी। गेट रिकॉर्ड। ठीक है। गेट रिकॉर्ड कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग बेटा? अकाउंट फाइल से। और किस में स्टोर करवा रहे हैं बेटा? कस्टमर के अंदर। और फिर जो तुमने कस्टमर में डेटा स्टोर करवाया है, देख लो अगली लाइन के अंदर मैंने उसी का आउटपुट कराया है। इसको देखते हुए मैं समझ गया था कि मैंने कस्टमर में डेटा डालना है। जी जी। इस लाइन को आउटपुट कस्टमर को देखते हुए मैं समझ गया कि यहाँ पर क्या आएगा? कस्टमर। जैसे रीड फाइल राइट फाइल के बाद आता है ना, इसी तरीके से गेट रिकॉर्ड में डेटा आप निकालोगे अकाउंट फाइल से और फिर स्टोर करा दोगे कस्टमर के अंदर। आउटपुट करा दिया क्या? कस्टमर। और क्लोज करवा दी फाइल अकाउंट फाइल। ठीक है। ये इंटरेस्टिंग सवाल था। इस सवाल का समझो कि ये थोड़ा मुश्किल पार्ट था, या एक सूडो कोड वाली चीज थी। सर ये बता रहा था कि एक बैंक के अंदर वो स्टेटमेंट वगैरह निकालनी है। रैंडम फाइल को रैंडम मेथड के जरिए। जी जी। चल, तो बच्चों आपसे कह रहा है पार्ट बी के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बताएं। ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है उर्दू में बताएगा महद। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? यार वो ट्राई वाला याद नहीं है? ट्राई वाला, ट्राई पाइथन में तुमने पढ़ा सच है वाला try। सर। हाँ, क्या मतलब ट्रायल ट्राई और वो आयो एक्सेप्शन। एरर क्या होता था? सर अगर फाइल अगर उसको मिल जाती है तो फाइल ओपन हो जाएगी, वरना हाँ वो इनपुट आउटपुट एरर शो हाँ, करता है। अब ये तो तुमने बिल्कुल देसी बात बताई ना, इसको थोड़ा सा अच्छा सा फॉर्मल कर देंगे। इसके अंदर सर रिस्पॉन्डिंग ऑफ एन लिखेंगे अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब कि वो उस इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से बोलूंगा कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर होगा तो वो प्रोसेस रुक जाए, है ना? जी सर। तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट when program is running, so it does not halted unexpected, so it does not halt unexpected। चलो बच्चों, कब कब आती है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग बेटा? अभी जैसे इसने नाम लिया कि इनपुट आउटपुट एरर, हार्डवेयर फेलियर, प्रोग्रामिंग एरर, यूजर एरर, रन टाइम एरर। हार्डवेयर फेलियर। सर बहुत सारे एरर्स हैं। बहुत सारे हो सकते हैं ना, दो लिखने हैं आपको। यूजर के पास एरर आ गया, इनपुट सर आउटपुट लिख एरर देते हैं। आ गया, रन टाइम एरर आ गया। ठीक है, प्रोग्रामिंग एरर आ गया एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8।
अब हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए बेटा, आरपीएन का सवाल आ गया। आरपीएन अभी हमने लास्ट लास्ट क्लास के अंदर किया भी था, आरपीएन वगैरह। तो अब आरपीएन के बारे में आप लोग बताओगे। आरपीएन के अंदर जो ऑपरेटर होता है ना, वो लास्ट में आता है, ठीक है ना। अब वो आपसे कह रहा है जी कि जी। आरपीएन स्टेटमेंट आपको दी हुई है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द इनफिक्स। इनफिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि ऑपरेटर बीच में आएगा, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। बेटा बताओ, 5 2 क्या बनेगा ये, बोलो। इनफिक्स में 5 कन्वर्ट करना है, 5 - 2। 2 रहेगा। शाबाश। बेटा पूरा कंप्लीट करके बताएं। जब ये वाला पार्ट होगा, 5 ये बनेगा 5 - 2 -2 ब्रैकेट, है ब्रैकेट, ना। फिर 5 + 4। 5 + 4 दूसरे में आएगा, 5 + 4। अब हाँ बच्चों इस दोनों के दरमियान कौन आएगा, जल्दी बताओ। डिवाइड। डिवाइड या मल्टीप्लाई। नहीं हाँ मल्टीप्लाई आएगा। और आप डिवाइड कहाँ आएगा जाएगा, सर। डिवाइड कहाँ जाएगा। डिवाइडेड बाय 9। क्या डिवाइड बात। लास्ट लास्ट आगे में। नीचे जाएगा। डिवाइड तो पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर 9 से डिवाइड होगा। सही है बच्चों, यही कह रहे हैं ना फुरकान। जी सर। जी सर। जी सर ठीक है। शाबाश। अब वो कह रहे हैं इवेलुएट द फॉलोइंग स्टैक। बच्चों कह रहे हैं स्टैक के अंदर कंटेंट डालें, और कंटेंट डाल के जो है ना वो पूरा इवेलुएट करें। और आप वन बाय वन चीजों को भी इंसर्ट करेंगे, और फिर आपको पता है किस तरीके से होता है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हम डालते हैं 5। देखते रहना अभी। पहले इस 5 को रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 5 के बाद क्या रखूंगा बेटा, 5 के ऊपर क्या रखूंगा, जल्दी बताओ। 2। 2 फिर क्या करूंगा, माइनस। ये जब माइनस 5 में से 2 निकाल दोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आ 3। जाएगा 3 आ जाएगा। दूसरे ठीक ब्लॉक में। हाँ सर वो माइनस का सिंबल नहीं डालना ऊपर 2 है, के। नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डाल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कह रहा हूँ ना, ठीक हो गया। जी। जी सर, सिंबल फिर अब लिखते नहीं है, दूसरे। ठीक है। ओके सर। जी। अब 5 में से 2 निकल गए, क्या हो गया, 3। अब 5 के ऊपर 3 3 के ऊपर कौन आएगा बताना बेटा, 5। मल्टीप्लाई आ जाएगा। 5। अबे भाई पहले ही जाएगा ना 5, और फिर 4, है ना। अच्छा हाँ, 5 और 4 जी सर। प्लस हो जाएगा। 3 के ऊपर आएगा 5, फिर 3 के ऊपर आएगा 5 और 4, ठीक फाइव है। और 4 4। अब 5 और 4 प्लस हो जाएंगे। प्लस को जी। लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। 5 और 4 जब प्लस 9 हो करोगे आंसर जाएगा। क्या आएगा, बोलो। 9 हो जाएगा। 9। 9 9 9 हो हो गया, जाएगा। 9। 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 27। 27 अब हो जाएगा। 9 के बाद आ 7। रहा है मल्टीप्लाई। 3 9 27। हम्म। और फिर 27 ÷ 9 3 हो जाएगा वापसी आंसर। ये तो 20 नहीं, पहले पूरा लिखो, 27 के ऊपर लिखो हाँ 9। अब 9। डिवाइड करो तो आंसर कितना आ गया, 3। जी सही है। जी सर। सही है बच्चों, समझ आ गया ना, ये आसान था ये तो। जी जी सर जी सर। आसान था। अब मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि भाई एक सवाल हमेशा बनता है आरपीएन का, वो ये एक्सप्लेन हाउ स्टैक कैन बी यूज टू इवेलुएट दिस। आपको अंग्रेजी में डिस्क्राइब करना होता है। तो आपने यही बातें जो अभी बोली हैं, जो आपने करा है ना ऊपर, बस उसी को डिस्क्राइब कर दो। कि आपने आरपीएन एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट चलाया, हर एलिमेंट को पुट करा स्टैक के अंदर इन द करेक्ट ऑर्डर के अंदर। जैसे ही ऑपरेटर आया आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ऑपरेटर नहीं आया तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो लास्ट के 2 एलिमेंट्स को ही करते हो ना। सही है बच्चों। हम्म। नहीं तो प्योर। मुझे जरा, हाँ दोबारा उर्दू में बताइएगा क्या लिखेंगे। कि जो आरपीएन की एक्सप्रेशन एवेलुएट करेंगे वो लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं या राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। राइट। और सारे एलिमेंट्स को ऊपर से पॉप कर रहे, सॉरी पुश कर रहे हैं। और जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा तो शुरू के 2 ऑपरेटर को मल्टीप्लाई, दो लास्ट के एलिमेंट पे, हाँ लास्ट के 2 एलिमेंट पे वो ऑपरेटर अप्लाई होगा और डेटा बाहर निकाल लेंगे। हम्म। सही है। सही। इस बात को अंग्रेजी में लिखना है आपको, जी सर। लिख के देखो। Stack will be evaluated from left to right. सबसे पहले ये लाजमी लिखना शायद है, स्टैक विल बी एवेलुएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। या स्टैक विल बी नहीं बोलो, आरपीएन एक्सप्रेशन विल बी एवेलुएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
पॉइंट नंबर 2, डेटा को पुश करते हो ना, जो ऊपर किया है आपने वही लिख रहा हूँ। पुश ईच एलिमेंट ऑफ द आरपीएन एक्सप्रेशन इनटू द स्टैक। किस ऑर्डर में? इन ऑर्डर अंटिल एन ऑपरेटर इज रीच। Pop the last two elements from the stack and apply the operator. Pop the last two elements from stack and apply operator. सही। अब वही वाली बात, रिपीट द प्रोसेस अंटिल द होल एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। सही। चल, अब बचा है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और 12। बच्चों ये 3 सवाल आप लोग खुद करके देंगे मुझे? बोलो। जी सर, कर देंगे। बाकी बच्चे बेटा? कर लेंगे सर। ये वाला करवा दो मुझे। चलो मैं कर देता हूँ, ये तो आसान है, स्टैक का सवाल है। ये तो समझो ये इसका सवाल है। सर क्वेश्चन में 11 करवा दें, ये कर लेंगे। ओके, चलो बच्चे, ये इस तरीके से जो प्रोग्रामिंग होती है आपको पता ही, ये कहलाती है डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग ना। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट, डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का सवाल है जो कि रिप्रेजेंट करे सब्जेक्ट एंड दैट स्टूडेंट कैन बी यूज्ड टू द स्टडी। ठीक हो गया बच्चों, सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। और सब्जेक्ट के बाद बच्चों क्या देखो यहाँ पे, सब्जेक्ट मस्ट चूज, सॉरी स्टूडेंट मस्ट चूज 2 सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये हो गया। अच्छा, टोमास। ठीक है, ओके। बच्चों यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्ट अलग है और स्टूडेंट अलग है। ये जी सब सर। ठीक है। और अब यहाँ पे choices कैसे ग्रीन हैं? से मैं आपको स्टूडेंट के बारे में कर रहा हूं। ठीक है, अब जब चॉइस की बारी आ रही है, तो चॉइस में स्टूडेंट है और सब्जेक्ट, चॉइस में स्टूडेंट सब्जेक्ट, स्टूडेंट सब्जेक्ट, स्टूडेंट सब्जेक्ट, स्टूडेंट सब्जेक्ट, स्टूडेंट सब्जेक्ट, स्टूडेंट सब्जेक्ट, ठीक है ना बच्चों? लड़कों, जी सवाल सर। समझ आ गया? जी सर, आ गया। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? स्टूडेंट। और यहाँ पर आएगी चॉइस। चले, अब नीचे कहानी सुनिएगा। कहता है क्लॉज 01 सब मैथ्स इज सब्जेक्टेड, 9 का मतलब टॉमस इज सब्जेक्टेड, 15 का मतलब ये, और 20 का मतलब लिखा हुआ है बच्चों, ये देखो। 20 को देख लेते हैं। 01 का मतलब है मैथ्स से सब्जेक्टेड, ये देखो, ये क्लॉज है ना, कहता है अगर आपको ये है तो मैथ्स सब्जेक्ट है। टोमस इज स्टूडेंट, 9 का मतलब क्या है बेटा, वो बता रहे हैं कि ये स्टूडेंट है, टोमस। और 20 का मतलब क्या है बच्चों, और 20 दिखाता हूँ आप। कहता है टोमस हैज अ कंप्यूटर साइंस एज इज सेकंड चॉइस। आइए, ठीक है,
ये रहा ना। अच्छा चॉइस भी दो है भाई, ओहो हो। बच्चों ये भी अच्छा है भाई, ये देखें, चॉइस भी दो है। सैबान बेटा, 15 में और 20 में क्या फर्क है? सैबान, फुरकान, साइम, 15 और 20 में क्या फर्क है? एक जो स्टूडेंट है ना वो दो सब्जेक्ट चूज कर सकता है, तो चॉइस वन शाबाश। में फर्स्ट सब्जेक्ट, चॉइस टू में सेकंड सब्जेक्ट आ गया। यस, तो टोमास नाम का जो स्टूडेंट है उसने पहले चॉइस रखी हुई मैथमेटिक्स और सेकंड में रखी हुई क्या? कंप्यूटर साइंस। इसी तरीके से जो नीको है, नीको, नीको ने पहले सब्जेक्ट में क्या चॉइस रखी हुई? मैथमेटिक्स। और नीको ने सेकंड सब्जेक्ट में क्या चॉइस रखी हुई? ज्योग्राफी। ठीक है ना? ये बातें आपको यहाँ से उसने बता दी कि भाई एक क्लॉज है, उसकी कुछ मीनिंग है। ठीक है। ये है सब्जेक्ट, ये है स्टूडेंट, और ये है स्टूडेंट विद चॉइसेस। चल, कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। कहता है, ओहो, कहता है, एन एंटोनी एंटोनी इज a student who like to study history and geography. Write additional clauses to represent this information. बच्चों एक बच्चा है, उसका नाम है एंटनी। एंटनी जो है वो क्या कर रहा है, उसको दो सब्जेक्ट स्टडी करने हैं। कौन कौन से? ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ना है। सही है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ना है भाई उसको। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री उसको पढ़ना है। कहता है 22 पे उसको क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी? 22, 23 एंड 24। सिंपल सी बात है यार, मैं आपको ऐसे ही बता दूं। देखो, हमेशा तीन चीजें चॉइस। चाहिए। मतलब कह रहा है 22, 23, 24 यहाँ पर है ना? जी। तो मैं समझ गया। तो स्टूडेंट एंथनी सबसे पहली बात, चॉइस। स्टूडेंट एंथनी की एंट्री हुई भी है या नहीं हुई भी? गाइस, स्टूडेंट के नामों में नहीं। एंथनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या मुझे नहीं, एंट्री करनी है? करनी है। सर मैं हमें लिखूंगा एंट्री भी स्टूडेंट और उसके आगे लिखूंगा एंथनी। फिर जी चॉइस वन में एंथनी को मैं हिस्ट्री लिखूंगा। चॉइस टू में जी, क्या और फिर लिखूंगा? चॉइस एंथनी कॉमा वो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। सही है ना? जी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टूडेंट। बच्चे का नाम एंटर ही नहीं हुआ हुआ, तो पहले नाम की एंट्री करें, दैट इज एंथनी। सही है। चॉइस वन, चॉइस टू। चॉइस वन में क्या होगा? एंथनी का सब्जेक्ट आएगा पहला। पहला सब्जेक्ट कौन सा है भाई फुरकान? सर हिस्ट्री है, और फिर दूसरा एंथनी और फिर ज्योग्राफी आ जाएगा। शाबाश। चल, अब वो आपसे कह रहा है यूज अ ग्लोबल वेरिएबल दैट इज एक्स। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल है, उसका नाम क्या बेटा? एक्स। कहता है चॉइस वन एक्स कॉमा केमिस्ट्री। ठीक है, बच्चे का नाम उसने यहाँ पे एक्स कर दिया है भाई। कहता है एक्स के अंदर क्या है, या तो ये या तो ये। ओके ओके, कितना आसान हो गया। ये एग्जाम्पल मैंने देखी, मुझे समझ आ गया कि मैथमेटिक्स सर, को अगर, हाँ, यानी कि ये बेटा बात आप, बता दो, मैट्रिक टेरिसा ले रही है या ये दूसरी वाली अच्छी? इसको आसान अल्फाज में अगर करें तो केमिस्ट्री किस किसने लिया हुआ है, जल्दी बताओ। टेरिसा ने और इसने, ये भी कह टेरिसा सकता हूँ ना। जी। केमिस्ट्री जो है वो दो बच्चों ने लिया हुआ है, टेरिसा ने और एल्स्पेथ ने। अब एलिफेंट। कह रहा है मैथ्स किस किस बच्चों ने लिया हुआ है, मैथ्स, है जी ना? सर, तो अब फिर मुझे टेबल से जाना है, पता देखना चल। है। हाँ, कि मैथ्स किस किसने लिया हुआ है, आइए देख के आता हूँ। बच्चों बताओ, मैथ्स कौन कौन से स्टूडेंट ने लिया हुआ है पढ़ना? सर मैथ्स, निको ने लिया, तो थॉमस और बीट्री। पेट्री और थॉमस। निको, पेट्रो और थॉमस। निको, पेट्रे और टॉमस, इन्होंने लिया हुआ है बस। जी सर। तो इन तीनों के नाम लिखूंगा, है ना? क्या क्या लिखूंगा बताना? थॉमस, थॉमस, पीट, निको, पेट्रो, पेट्री, निको। थॉमस। निक।
सही है। अब आते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। कहते हैं स्टूडेंट मस्ट चूज टू डिफरेंट सब्जेक्ट। सही है। एन में चूज एस, और इफ एन इज अ n may choose s if n is a student and s is a subject, and s has, ठीक है, if n is a student और s is a subject and n has not choose s as a first choice, ठीक है। what is the rule? सही है बच्चे, सवाल इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। कहता है n में चूज s। ठीक है, अब हम बोले भाई n क्या है, उसने बता दिया। उसने कहा n जो है वो क्या है बेटा, स्टूडेंट चूज कर रहा है सब्जेक्ट को ना, और s क्या है बेटा, सब्जेक्ट। ठीक है। n हैज नॉट चूज s, ठीक है। सही है बच्चों, अब इधर देखिएगा। स्टूडेंट यानी कि एन में चूज एस, यानी कि एन जो है वो, यानी कि स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। ठीक है। और दूसरा रूल क्या है बेटा, एन हैज नॉट चूज, एन हैज नॉट चूज एस एज द फर्स्ट चॉइस। ठीक है बेटा। तो इसके बारे में आपको रूल लिख के देना है, बिल्कुल आसान है। उसने यहाँ पे बता दिया कि एक रूल जो आप लिख रहे हो, मे चूज सब्जेक्ट एन और एस इफ। तो आप क्या लिखोगे, आप बोल सकते हो कि भाई जो स्टूडेंट है, इफ स्टूडेंट एन and subject as, if student and subject s। ठीक है। और एंड, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हैज नॉट चूजन लिखा हुआ है, नॉट का मतलब नॉट आएगा ना। अब ये देखो, हम्म। एंड नॉट फर्स्ट चॉइस का मतलब क्या है, चॉइस वन या चॉइस टू, इधर देखें फुरकान। बेटा चॉइस वन का मतलब, चॉइस वन। चॉइस। फर्स्ट चॉइस का मतलब क्या है, चॉइस वन ना। चॉइस वन। शाबाश। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे चॉइस वन एन और एस, नॉट के आगे लिखूंगा चॉइस वन। अब इस बात को देखें, देखें ऊपर लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है, देखो हैज एन एस। जी जी। ठीक है, एज द फर्स्ट चॉइस ये आ गया, और लिखा हुआ है नॉट, तो ये आ गया क्या बेटा, नॉट। बच्चे समझ सही आए? है। गाइस ये समझ आ गया? जी सर, आ गया। बाकी बच्चे, शहबान, शाहिम, महद। जी सर, आ गया। तो भाई ठीक है। तो गाइस ये मैंने इसको करवा दिया, अब ये कुछ करवा ही देता हूँ मैं पूरा पेपर। अब जब पूरा ही करवा लिया तुम लोगों ने, करवा दूँ? फिर यस। तुम लोग कोई और सा पेपर करना। यार इसके बारे में तो सिर्फ मैं आपको चीजें बता देता हूँ बच्चों। याद है ना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर वो आपसे कह रहा है, एआई का जो न्यूरल नेटवर्क होता है, किस तरीके से वो जो है ना वो प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द मशीन लर्निंग। बहुत सारी चीजें भाई, मैं शॉर्ट शॉर्टली लिख रहा हूँ। मुझे बताओ, मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारी बातें थी, क्या क्या थी। मशीन लर्न करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट मिस्टेक,
हाँ, पास मिस्टेक को देखते हुए, बच्चों पास मिस्टेक को देखते हुए वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस से। अपने आप को ट्रेन करेगा, एक्यूरेट करेगा। मैं शॉर्टली पॉइंट लिख रहा हूँ, आप लंबी कर लेना। जी सर। मशीन विल लर्न ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास मिस्टेक। उस पास मिस्टेक को देखते हुए वो अपनी क्या करेगा, सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। मशीन अपनी सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटीज को बड़ा इंक्रीज करेगा, ताकि आंसर क्या आ जाए बेटा, एक्चुअली एक्यूरेट आ जाए। ठीक है, और मोर प्रिसाइज हो जाए। ठीक है। अच्छा, इनके दरमियान जो इंटरकनेक्टेड लेयर होती हैं, उनसे काम बड़ा अच्छा हो जाता है, उससे चीजें बिल्कुल एक्यूरेटली मैप हो जाती है। याद है ना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर नोड्स होते थे, बच्चों याद है? गाइस याद आ रहा है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर इस तरीके से इंटरकनेक्टेड नोड होते थे। नोट होते थे वो, उस पर ऊपर नंबर्स लिखे होते थे नोट के ऊपर। हाँ, उससे फायदा क्या होता था, एक्यूरेटली आंसर मैप हो जाता है, या बिल्कुल एक्यूरेट या एफिशिएंट आंसर आता जी सर। है। तो आप कह सकते हो एआई न्यूरल नेटवर्क हैव मैनी इंटरकनेक्टेड लेयर। थर्ड पॉइंट एक्यूरेट के बारे में। हाँ, एक्यूरेट के बारे में, इम्प्रूव द रिजल्ट। बच्चों आपको पता है ना, एआई न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपके पास इंटरकनेक्टेड लेयर होते हैं, और उनके दरमियान आपस में कुछ वेट्स आर असाइंड बिटवीन नोड्स। वेट्स आर एडजस्ट थ्रू ट्रेनिंग टू गिव द एक्यूरेट रिजल्ट। सही है बच्चों। तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात हो गई। अगर आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की डायग्राम भी बनानी होगी तो कैसे बनाओगे? ये होती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। बच्चों बताना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे बनता है? याद आ रहा है? सर वो लाइन से कनेक्टेड होता है। नोड्स होते हैं, नोड्स आपस में वेट यानी कि लाइन से कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड लेयर होती है इनके दरमियान। सर वो वाला डायरेक्शन एल्गोरिथम वाला, कौन सा वाला? तो नाम तो बनाया वो, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, स्टार एल्गोरिथम जैसा। हाँ, कह सकते हो, उसमें यूज होता है। वो शॉर्टेस्ट पाथ जो निकालते हैं हम। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जी जी। सही है। वो कह रहा है कि एआई न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से सिग्निफिकेंट रोल देगा ऑफ मशीन लर्निंग, द डेवलपमेंट ऑफ द मशीन लर्निंग। ठीक है। तो बच्चों हमने ये भी करवा दिया, अब एक ही सवाल बचा है, वो है ये रहा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का। ये भी करवा दूं? आइए, क्वेश्चन नंबर 10।
बच्चों पे कह रहा है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट का नाम है कैपेसिटी, जिसकी लिमिट है क्या 25। तो कांस्टेंट तो हम लोग बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। राइट सुडोकोड फॉर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम कांस्टेंट को बनाते हैं बेटा। तो हम बनाएंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का नाम क्या बच्चों, कैपेसिटी। और इसमें कांस्टेंट के अंदर इक्वल टू आता है, बैक एरो नहीं आता। आंसर क्या है, क्या 25। 20। सही। अब आते हैं बच्चों, अब यहाँ पर वो आपको कह रहा है ये वेरिएबल है, तो ये डिक्लेरेशन वाले पार्ट से होगा, डिक्लेयर बेस पॉइंटर एज इंटीजर, है ना। बेस पॉइंटर इंटीजर, टॉप पॉइंटर भी इंटीजर और स्टैक रियल। सही। सर कांस्टेंट लास्ट में भी डिक्लेयर कर सकते हैं ना? कर सकते हैं जी, लेकिन कांस्टेंट को ऐसे ही डिक्लेयर करेंगे, कांस्टेंट में इक्वल टू का साइन आता है और कोई डिक्लेयर वर्ड नहीं आता। ठीक है सर। सर वो P2 में गलती करके आ गए हैं कांस्टेंट वाली। क्या गलती कर दी। सर वो बैक एरो लगा दिया है इक्वल टू बे के यार लिए। हमेशा बोला था कि कांस्टेंट के अंदर इक्वल टू लगाता है एग्जामिनर। सर वो टाइम कब तो बस रह गया। चले बच्चों, क्योंकि ये एरे है ना, तो मैंने एरे ही कर दिया। चलें भाई। बच्चों यहाँ पर वो आपसे कह रहा है आपने जो भी पॉइंटर बनाए हैं उन पॉइंटर को यहाँ पे यूज करिएगा, और ये एक्चुअल में स्टैक का पॉप फंक्शन है। ठीक है, तो पॉपिंग एन आइटम फ्रॉम द फंक्शन, गाइस यहाँ पे आ रहे हैं पॉप, पॉप के बाद उसने ये डाला पे बच्चों कुछ। मैंने कहा यार क्योंकि फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है हेडर में रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा रिटर्न, और रिटर्न्स के बाद डेटा की टाइप आएगी जो मैं अभी देखूंगा बाद में। ठीक है, अब आ जाए डिक्लेयर करा हुआ है उसने आइटम, आइटम की डेटा की टाइप रियल, आइटम के अंदर क्या आ गया 0। ठीक है, अब कहता है अगर बेस पॉइंटर यानी कि इक्वल्स टू डैश इक्वल्स, मतलब क्या है ये, अगर टॉप पॉइंटर बेस पॉइंटर से बड़ा हो, यही होगा ना भाई। अगर टॉप पॉइंटर बड़ा हो या बराबर हो बेस पॉइंटर के। बच्चों अगर टॉप पॉइंटर बड़ा हो या बराबर हो किसके बेटा, बेस पॉइंटर के, तो आइटम के अंदर स्टैक का पॉइंटर आ जाएगा। स्टैक नाम की जो एरे बनी हुई है उसका क्या आ जाएगा, टॉप पॉइंटर, है ना। बच्चों दोबारा देख लो, अगर टॉप पॉइंटर बेस पॉइंटर से जी बड़ा सर। या बराबर हो तो आइटम के अंदर क्या आ जाएगा भाई, निकाल रहा हूं ना मैं। आइटम के अंदर क्या आ जाएगा, स्टैक का टॉप पॉइंटर। पॉइंट पॉइंट। ठीक है, और बच्चों टॉप पॉइंटर इक्वल टू टॉप पॉइंटर +1 या -1, जब निकाल लोगे तो यहाँ पे टॉप पॉइंटर इक्वल टू टॉप पॉइंटर +1 -1, बोलो। माइनस वन सर। जब तुम रिमूव कर रहे हो तो रिमूव करने के बाद टॉप पॉइंटर वही माइनस रहेगा या -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस। -1। क्योंकि पॉप भी हो रहा है ना। पुश होता तो फिर +1 हो जाता। सही है बच्चों। ठीक है, और जब तुम फुरकान जो तुम स्टैक के सबसे ऊपर से डेटा निकाल रहे हो वो निकालने के बाद कहाँ स्टोर कर रहे हो बेटा, आइटम के अंदर। ठीक है, आइटम। आइटम के अंदर। और अगर टॉप पॉइंटर बेस पॉइंटर के बराबर या बड़ा ना हो तो आउटपुट कर देना है क्या, स्टैक खाली है भाई, एरर है। गाइस अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि फंक्शन है तो रिटर्न होगा ना। क्या रिटर्न होगा, आइटम भाई, वही रिटर्न होगा ना जो तुमने निकाला है। गाइस तुमने जो आंसर निकाला है यानी कि जो वैल्यू डेटा तुम निकाल रहे हो वो एक्चुअल में तुम यहाँ पे रिटर्न कराओगे ना। तो आपने क्या लिखा बेटा, रिटर्न आइटम, और ये आइटम की डेटा की टाइप हेडर में आएगी। तो बताओ हेडर में क्या आएगा, आइटम किस में होगा, चेक करते हैं ऊपर देखिएगा बच्चों, आइटम। हाँ बच्चों, स्टैक से जो डेटा निकल रहा है, बच्चों बताओ स्टैक एरे से जो डेटा निकल रहा है जो आइटम में जा रहा है,
वो कौन सा होगा? बोलो बोलो, डेटा की टाइप कौन सी होगी? सर स्टैक में डेटा की टाइप कौन रियल, सी है? रियल है। रियल है ना? तो स्टैक से डेटा निकल रहा है ना? देखो ना जी सर। बच्चों, डेटा तो स्टैक एरे से निकल रहा है ना? हम्म। जब स्टैक एरे से डेटा निकल के आइटम में जा रहा है और आइटम को रिटर्न कर रहे हो, तो आइटम की डेटा की टाइप क्या होगी? रियल। रियल होगी सर। सही है ना? सही है। समझ आएगी ये वाला? जी सर, आ गया। चलो, तो भाई जी सर। फुरकान आप बताओ, क्यू में और स्टैक में क्या फर्क होता ऑपरेशनल सर बेसिस। क्यू में वो अपना ओवरलैप कर जाता है। है? अबे भाई ऑपरेशन बताओ ना। फर्स्ट इन। अच्छा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक में? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। बेटा क्यू के अंदर ऐड करने के ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? इन क्यू। इन एमक्यू इन क्यू। डीक्यू। और और रिमूव उसको करने को? डी क्यू। और स्टैक के और अंदर इसको ऐड करने को? पुश। पुश और पॉप। पुश और पॉप। ठीक है। सही है। पुश पॉप तो हम पाइथन में भी यूज कर लेते हैं। हाँ ठीक है। और भी आप इसमें बोल सकते हो कि इसमें भी भाई बच्चों आपको एरे के अंदर डेटा स्टोर करना होगा और पॉइंटर भी बनाना होगा। वन डी एरे फॉर डेटा और वन डी एरे फॉर पॉइंटर। यहाँ सही है, पर हम भी। पेपर में इस तरह लिख सकते हैं टेबल बना के। नहीं नहीं यार, तुम्हें तो लंबी करनी होगी ना। हाँ। बच्चों आपको तो लंबी करनी होगी ना। पॉइंट्स में लिखना होगा, तो मैंने समझाने के लिए कर दिया ना। गाइस, आप पेपर में ऐसे नहीं लिखेंगे, आप पेपर में पूरा वर्डिंग वाइज लिखेंगे। तो बच्चों मैं वर्डिंग वाइज नहीं लिख रहा, मैंने आपको समझाने के लिए मेन पॉइंट बता दिए। सही है ना? इतना तो समझ आ रहा है ना सबको? ठीक। या ऐसे करके बताऊं पूरा? जी, ठीक पूरा है लिख सर, के ठीक है। बताऊं क्या? नहीं नहीं सर, बोले। सही ठीक है है। सही है। तो फुरकान जाहिल, तुझे इतने समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था। मैंने इतने सारे पॉइंट बता दिए, अब आप लिख दीजिएगा कोई भी। ठीक है ना? हाँ। बच्चों ये पेपर पूरा हो गया आपका, देख लें आप। तो गाइस, इसमें से कौन सा अगर ये पेपर आता तो आपको क्या लगता है कि आपके कितने मार्क्स आते? ये सवाल आपको मुझे करके देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी फुरकान। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सॉल्व करेंगे। महद, फुरकान, सहबान और अभी के अभी मुझे शेयर कर रहे हैं आप लोग 4 बजे से पहले। जी सही सर। है सर। सर पीपा की क्लास लेंगे आप? अभी तो आज P3 पढ़ाऊंगा। देखो मैंने आपको बताया कि 19 एंड 20 को P3, 21 22 को P4। ठीक है सर। सही है। 19 20 को P3, 21 22 को P4। ओके सही ओके। है। एक सर, हाँ। ये P3 और P4 का थ्रेशोल्ड इतना हाई कैसे बन जाता है? P4 60 पर, P3 50 पे। आसान होता है पेपर। अच्छा। पेपर आसान होता है। अब ये भी पेपर आसान नहीं था। ये तो सर आसान था बहुत। P3 आसान होता है, P4 के अंदर भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको आसान लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको आता नहीं होगा कुछ। सही है। AS P2 से कंपेयर कर रहे हो तुम, है ना? जी जी। तो वो इतना आसान पेपर है वैसे सर, P2 का वो क्या बताऊंगा। पीटू। आसान था। पीटू का भी अच्छा पेपर था। बहुत आसान था सर। तो वो जो आपने आखिरी जो सवाल था ना मॉड्यूलर का, वो तो आपने रमजानों में भी सर उसके जैसे इतना करवाया था, ओपन फाइल हाँ, वगैरह कर। मैंने मॉड्यूलर बहुत फाइनली का करा दिया था क्वेश्चन ना आया था सर रमजानों में। 8 नंबर का। अच्छा। सही सही। इंशाल्लाह अच्छा ग्रेड आएगा। अब इसमें भी जान लगाओ। अभी ये जो 2 दिन है ना, इंशाल्लाह। इसमें इस 2 दिन के अंदर आप लोग जितने ईयरली पास पेपर कर सकते हो ना, जितने कर सकते हो उसके भी जी। डबल करो। मतलब अगर फुरकान की कैपेसिटी 4 ईयरली पास पेपर की है ना, तो फुरकान 8 पे जाएगा। मार्क की कैपेसिटी 2 की है तो वो 4 से 5 पे जाएगा। और लास्ट ईयर से पास पेपर करते रहो बस। ठीक है। ठीक है सर। सही। तो आपको अभी आज मैंने आपको अक्टूबर नवंबर 2023 का वेरिएंट 31 कराया। अब आपको घर से हम्म। क्या करना है, कल तक मुझे क्या सबमिट कर रहे हो आप लोग, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये PDF भी शेयर कर रहा हूँ। बेटा आपको सही सर। अक्टूबर नवंबर
2023 ऑल वेरिएंट, मई जून 2023 ऑल वेरिएंट। ठीक है, ये लाजमी मुझे देने, यानी कि टोटल 6 पेपर हो गए, जिसमें से 5 कह दो, 5 पेपर। एक कल तो तक आपने बच, करवाया। हाँ एक मैंने करा दी। सही है, तो ये ग्रुप हाँ पे जी। लिखें, और मुझे, और आप लोग ना जब पीडीएफ सॉल्व करते हैं ना, तो उसके पिक्चर ग्रुप पे भेजा करें। ये नहीं करें ठीक कि भाई वो सर मैंने कर लिया अपने पास रखा, नहीं, मोबाइल से पिक्चर खींचो और ग्रुप पे भेजो। टारगेट वाइज चलो बेटा, टारगेट है आपका, कल तक का आपका ये टारगेट है। अक्टूबर नवंबर 23 और मई जून 23 के 6 पेपर में से 5 पेपर करें, और रात 12 बजे तक बच्चों आप लोग मुझे भेज रहे हो सकता है मैं रात 12 बजे भी एक सेशन ले लूँ और उसमें भी एक 5 पेपर कराऊँ। ठीक है, सही है सर। चलो, आज की क्लास इतनी है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमान अल्लाह। कल की क्लास में मैं कम से कम आपको 6-7 घंटे पढ़ाऊंगा, तो सर कल कल की मैं, क्लास कितने बजे शुरू होगी, यार क्योंकि मैं कल तो बिजनेस पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ ही होऊंगा, तो मैं भी बताता हूँ ग्रुप पे ना। कल कोई आपका क्लैश तो नहीं है? सर कल बिजनेस का पेपर है पर मेरा आखिरी P4। ओके ओके ओके, तो तुम पेपर